अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा शख्स था जिसने अकेले दम पर पूरे यूरोप को हिला दिया, जिसका कंपैरिजन सिकंदर और चंगेज खान से होता है और जिसके बनाए कानून आज भी भारत के साथ साथ 70 अलग अलग देशों में चलते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? मैं बात कर रहा हूं नेपोलियन बोनापार्ट की। सिर्फ 5 फुट 6 इंच का एक आदमी जिसे उसके अपने स्कूल में बुली किया जाता था, जो कॉर्सिका नाम के एक छोटे से आइलैंड से आया और फिर एक दिन पूरी दुनिया उसके सामने झुक गई। लेकिन ये पूरी स्टोरी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि हमारा आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड भी नेपोलियन के नेपोलियनिक कोड से प्रभावित है? जी हां, वही कानून जो इस फ्रांसीसी जनरल ने साल 1804 में बनाया था, उसकी नींव पर ही साल 1860 में लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी तैयार की थी। तो एक तरफ तो ये शख्स बहुत ही ज्यादा मॉडर्न कानून का जनक माना जाता है, दूसरी तरफ यही शख्स 60 लाख लोगों की मौत का भी जिम्मेदार है। इसने एक तरफ लोकतंत्र और समानता की बात की, तो दूसरी तरफ खुद को एक सम्राट घोषित करके तानाशाह बन गया। एक तरफ इसने गुलामी खत्म करने का दावा किया, तो दूसरी तरफ अपने फायदे के लिए स्लेवरी को फिर से लागू किया। तो इन सारी चीजों को सुनने के बाद सवाल एक ही आता है, असल में नेपोलियन था कौन? आज की इस कहानी में हम नेपोलियन को किसी बॉलीवुड टाइप हीरो विलन के नजरिए से नहीं देखेंगे, बल्कि फैक्ट्स, बैटल्स और उसके कंट्रोवर्शियल डिसीजंस के आधार पर उसको एनालाइज करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जैसे महाभारत में कर्ण को हीरो भी कहा जाता है और विलन भी कहा जाता है, वैसे ही नेपोलियन की कहानी भी काफी ग्रे है, न पूरी तरह से व्हाइट है न पूरी तरह से ब्लैक है। तो ये पूरी कहानी समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, यूपीएससी आज भी इंडिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है। हर साल 10 लाख लोग इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं या फॉर्म भरते हैं। अब यूपीएससी के लिए पढ़ते तो सब हैं, पर प्रीलिम्स वही निकालते हैं जो सही टाइम पर खुद को टेस्ट करते हैं। और सेल्फ टेस्टिंग का वो फॉर्मूला हमने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया है, वो भी सिर्फ आपके लिए। हिस्ट्री कनेक्ट की यूपीएससी टेस्ट सीरीज को हमने इसी पर्पज से डिजाइन किया है कि आपका प्रोकास्टिनेशन खत्म हो जाए, टाल मटोल वाली बातें ना रह जाएं। एक प्रॉपर टाइम बाउंड शेड्यूल के साथ आपको 15 टेस्ट मिलेंगे जो पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इसमें सिर्फ आंसर नहीं होंगे, बल्कि इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको, जो आपको यूपीएससी माइंडसेट में ट्रेन करेगी। आपको पता है कि मैं अपने कंटेंट की क्वालिटी से कभी भी समझौता नहीं करता हूं, और वही सीरियसनेस आपको इन टेस्ट पेपर्स में भी दिखेगी। अगर आप इस साल के प्रीलिम्स को लेकर सीरियस हैं और एग्जाम देना चाहते हैं, तो इस टेस्ट सीरीज को मिस करना एक बड़ी गलती हो सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा, वहां जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अभी तुरंत चेकआउट कीजिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन की कहानी शुरू होती है 15 अगस्त 1769 से, जब कॉर्सिका के अजाचियो शहर में उसका जन्म हुआ। अब नेपोलियन की बर्थ डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेपोलियन के जन्म से ठीक एक साल पहले 1768 में वर्साय की संधि हुई थी। इस ट्रीटी के तहत जिनोवा रिपब्लिक ने अपने कर्ज के बदले कोर्सिका को फ्रांस के हाथों बेच दिया। नेपोलियन के पिता कार्लो बोनापार्ट एक मामूली वकील थे, जिन्होंने कोर्सिका की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। लेकिन बाद में जब कोर्सिकन देशभक्तों की हार हुई, तो 1769 में उनके पिता ने फ्रेंच रूल को एक्सेप्ट कर लिया। फ्रांस के कब्जे में आने के बाद नेपोलियन के फादर ने अपने बच्चे के लिए फ्रांस के बड़े और रईस घरानों में जगह बनाने की कोशिश की। इस तरह अगर आप देखो तो नेपोलियन का बचपन एक बहुत बड़े साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रोडिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा था। एक तरफ उसके पिता का फ्रांस के अगेंस्ट वो कॉम्प्रोमाइज था, जिसमें उन्होंने अपने दुश्मन को ही दोस्त मान लिया। वहीं दूसरी तरफ उसकी अपनी कोर्सिकन पहचान थी, आइडेंटिटी थी, जो उसे फ्रांस में एक बाहरी की तरह महसूस कराती थी। इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच आता है 1779, जब सिर्फ 10 साल की कच्ची उम्र में नेपोलियन को फ्रांस के ब्रिने-ले-शाटो स्कूल में भर्ती कराया गया। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस स्कूल में उसके साथ बहुत अपमान होता था, बुली किया जाता था। एक तो वो बाहरी था, ऊपर से उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत वीक थी। वो फ्रेंच भी जब बोलता था तो अजीब से कॉर्सिकन लहजे में बोलता था। इन सब वजहों से दूसरे फ्रेंच बच्चे उसका मजाक भी बनाते थे। यही मजाक चलकर वो रीजन बना आगे जाके, जिससे नेपोलियन किताबों की दुनिया में घुस गया। नेपोलियन बुलिंग से बचने के लिए मैथ्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की पढ़ाई करता था। अलेक्जेंडर द ग्रेट की जीतों के सैलाब से लेके जूलियस सीजर की स्ट्रेटजी और प्लूटार्क की कहानियों ने उसके ऊपर बहुत इंपैक्ट डाला। साल 1784 में उसको पेरिस के बेहद प्रेस्टिजियस मिलिट्री कॉलेज इकोले में एडमिशन मिला। उसका टैलेंट इतना ज़्यादा था कि 2 साल का आर्टिलरी का कोर्स उसने सिर्फ 1 साल में पूरा कर लिया। इस कोर्स में कई लोग फेल होते थे। ये पहला सबूत था नेपोलियन के टैलेंट का।
जब नेपोलियन आर्मी में भर्ती हुआ और अपने करियर की शुरुआत ही कर रहा था, तभी 1789 में फ्रांस में क्रांति शुरू हो गई। राजा की गद्दी को छीन लिया गया और रेन ऑफ टेरर यानी आतंक के राज की शुरुआत हो गई। फ्रांस का हर शख्स गिलोटिन के खौफ तले जी रहा था, लेकिन नेपोलियन के लिए इस क्रांति से एक ऐसा रास्ता खुला जो पिछले डिवाइन सिस्टम में पॉसिबल ही नहीं था। क्रांति से पहले फ्रेंच आर्मी में तरक्की सिर्फ इस बेसिस पर मिलती थी कि आपका खानदान क्या करता है, आपके परिवार का मिलिट्री लेगेसी क्या है। लेकिन क्रांति के बाद एरिस्टोक्रेसी का यह सिस्टम मेरिटोक्रेसी में बदल गया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन नेपोलियन बहुत ही विद्रोही और एग्रेसिव ग्रुप जैकोबिन क्लब का मेंबर था। इसका मेंबर रहते हुए ही उसको एक ऐसा ब्रेक थ्रू मिला जिसने उसकी पूरी लाइफ को बदल दिया। 1793 में टूलॉन की घेराबंदी हुई। यह फ्रेंच सिटी पहले ब्रिटिश बेड़े के कब्जे में थी। नेपोलियन तब एक छोटा सा आर्टिलरी ऑफिसर था, लेकिन उसने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि ब्रिटिश बेड़ा पोर्ट छोड़कर भागने को मजबूर हो गया। उसने यहाँ के इंपॉर्टेंट किलों पर अपनी तोपों की ऐसी तैनाती की कि दुश्मन की रसद कट गई, यानी सप्लाई लाइन कट गई। इस जीत के बाद वॉर मंत्री जीन बुचोट को लिखे एक लेटर में जनरल जैक्स फ्रैंकोइस डुगोमियर ने लिखा, बोनापार्ट की खूबियों का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। असाधारण तकनीकी कौशल, उतनी ही बुद्धिमत्ता और असाधारण वीरता। इस तरह टूलॉन की जीत ने नेपोलियन को सिर्फ 24 साल की उम्र में सीधे ब्रिगेडियर जनरल की पोस्ट पर पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, क्रांति का यह दौर जितना उथल पुथल भरा था, उतना ही जानलेवा भी था। 1795 में जब पेरिस की सड़कों पर शाही लोगों ने नेशनल कन्वेंशन के खिलाफ विद्रोह किया, तब रेवोल्यूशनरी सरकार ने नेपोलियन को याद किया। यहां आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये लिस्ट याद रखनी जरूरी है। फ्रांस की क्रांति को देखा जाए तो टोटल 4 स्टेज मिलते हैं। पहला स्टेज है जब संविधान बनाने की कोशिश हुई और एक लोकतांत्रिक सरकार बनाने की बात हुई। दूसरा फेज वो था जब राजा को सत्ता से हटाया गया और रेन ऑफ टेरर का दौर चला। ये वो दौर था जब गिलोटिन से किसी का भी सिर काट दिया जाता था। थर्ड फेज में डायरेक्टरी की सरकार बनी और यह सरकार बहुत करप्ट थी। इसी सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ, जिसके लिए नेपोलियन से हेल्प मांगी गई थी। अब अगर कहानी में आगे बढ़े तो नेपोलियन ने बिना इमोशनल हिचकिचाहट के पेरिस की भीड़ पर अपनी तोपों से अंगूर के दानों यानी ग्रैप शॉट की सीधी बौछार करने का आदेश दिया। रिजल्ट यह हुआ कि पेरिस की सड़कों पर खून की नदियां बह गईं। चंद घंटों में विद्रोह शांत हो गया। इस घटना में बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन नेपोलियन ने इस घटना को डायरेक्टरी सरकार का रक्षक और सबसे भरोसेमंद हथियार भी बना दिया। लेकिन क्या नेपोलियन सचमुच भरोसेमंद था, या उसने अपनी तरक्की की सबसे इंपॉर्टेंट सीढ़ी चढ़ ली थी? विद्रोह को दबाने का सबसे बड़ा इनाम नेपोलियन को मिला जब उसे आर्मी ऑफ इटली की कमान सौंपी गई। 1796-97 के इटालियन एक्सपीडिशन में उसने वो कर दिखाया जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। उसने अपने ऑस्ट्रियाई और सार्डिनियन सेनाओं को बिजली जैसी रफ्तार और डिवाइड एंड कॉन्कर की नीति से एक एक करके हराया। इस दौरान उसने लोदी पुल, आरकोले और रिवोली जैसी बैटल्स को जीत लिया। इन जीतों की बदौलत ही 1797 में ऑस्ट्रो हंगेरियन को कैंपो फार्मियो की संधि पर साइन करना पड़ा। इस ट्रीटी ने न केवल इटली में फ्रांस के वर्चस्व को एस्टैब्लिश किया, बल्कि बेल्जियम और राइनलैंड जैसे जो रिच इलाके थे वो भी फ्रांस की झोली में डाल दिए। इटली में इस जीत से नेपोलियन का कद और उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि पेरिस की कमजोर डायरेक्टरी के नेता भी उससे डरने लगे। उनको समझ आने लगा था कि कल को नेपोलियन उनकी सरकार को खत्म कर सकता है। इस डर के चलते सरकार ने उसे 1798 में इजिप्ट भेज दिया। इसको जिम्मेदारी दी गई जमीन जीतने के साथ साथ ब्रिटिश एम्पायर की लाइफलाइन यानी इंडिया और ब्रिटेन के ट्रेड रूट को काट देना, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर की आर्थिक कमर को तोड़ देना। इस दौरान नेपोलियन अपने साथ 40,000 मंझे हुए सैनिकों के साथ साथ 167 चोटी के साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स को ले गया। लेकिन नेपोलियन की इस जंग में हार हुई। 1 अगस्त 1798 को नील की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में ब्रिटिश एडमिरल होरेशियो नेल्सन ने फ्रांसीसी नौसैनिक बेड़े को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इससे नेपोलियन की जो थल सेना थी वो रेगिस्तान में कैद होकर रह गई। जब नेपोलियन के अपने जासूसों से पता चला कि फ्रांस में डायरेक्टरी सरकार कुछ खास नहीं कर पा रही है, तो उसने अपनी सेना को जनरल क्लेबर के भरोसे रेगिस्तान में छोड़ दिया। फिर खुद एक छोटी नाव में बैठकर वो पेरिस लौट आया। अब सवाल है कि नेपोलियन वापस लौटा क्यों? क्या उसे सरकार को हटाने का मौका दिखा था, या फिर उसके अंदर के लीडरशिप ने उसे एक और जिम्मेदारी संभालने के लिए मोटिवेट किया? पेरिस लौटते ही उसने देखा कि जनता नई सरकार के करप्शन और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से तंग आ चुकी है। इस बात को देखते हुए 9 नवंबर 1799 को उसने फ्रांस में तख्ता पलट कर दिया।
इतिहास में इसे 18 ब्रूमेयर का तख्ता पलट कहा जाता है। उसने हथियारों के दम पर डायरेक्टरी को भंग किया और कॉन्सुलेट सरकार को स्टैब्लिश किया। इस सरकार में उसने खुद को फर्स्ट काउंसिल डिक्लेयर किया। फर्स्ट काउंसिल बनने के बाद नेपोलियन ने फ्रांस के लिए एक नया संविधान बनाया जो क्रांति के दौर का चौथा संविधान था। इसके द्वारा जो एग्जीक्यूशनरी थी उसकी ताकत को 3 काउंसलर्स में स्टैब्लिश कर दिया गया। इसमें भी जो फर्स्ट काउंसिल था उसके पास बाकी के काउंसिल से ज्यादा ताकत थी। असल में इस संविधान में गणतंत्र का दिखावा था, लेकिन राज्य की पूरी ताकत अब नेपोलियन के हाथ में आ गई। इसी ताकत के दम पर साल 1804 में वो फ्रांस का सम्राट बना। इस तरह सम्राट बनकर भले ही नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति को कुछ पीछे ढकेला, लेकिन उसके कदम ने कहीं ना कहीं यूरोप के उस थॉट को खत्म कर दिया जिसमें माना जाता था कि गद्दी सिर्फ और सिर्फ डिवाइन राइट है और राजा का बेटा ही राजा बनेगा। कहते हैं कि जब पेरिस के नोट्रे डेम कैथेड्रल में पोप उसे ताज पहनाने वाले थे तो नेपोलियन ने उनके हाथों से ताज छीना और खुद अपने सर पर रख लिया। यह इस बात का सिंबल था कि सत्ता उसे अपनी मेहनत और तलवार के दम पर मिली थी, ना कि किसी भगवान के आशीर्वाद से। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि इन प्लेबिसाइट में जो आंकड़ा था उसमें भारी हेरफेर की गई। नेपोलियन ने अपना लॉजिक दिया था कि वो क्रांति के जो फायदे थे उनको सेफ रखने के लिए सम्राट बन रहा है, लेकिन शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि लोकतांत्रिक वैल्यूज के समर्थकों के लिए यह क्रांति के साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात था। यह बात जल्दी ही दुनिया देखने वाली थी कि कैसे एक तख्ता पलट करने वाला लोकतंत्र को बचाने का काम करता है। सम्राट बनने के बाद नेपोलियन के पास बेहिसाब ताकत आ गई। वो बिना किसी की इजाजत के कोई भी फैसला ले सकता था। सत्ता पाने के बाद उसने उन क्रांतिकारी सुधारों की शुरुआत की जो आज भी दुनिया के कई हिस्सों में कानून का आधार है। उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था नेपोलियनिक कोड यानी 1804 का सिविल कोड। इस कोड ने यूरोप की सदियों पुरानी और भेदभाव वाली सामंती सिस्टम को उखाड़ कर फेंक दिया। इस कोड ने सभी पुरुषों को समानता, राज्य की धर्मनिरपेक्षता और प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिकारों को सेफ रखने के मॉडर्न सिद्धांतों को लीगल राइट बनाया। नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज कर दिया। उसने डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट के लोकल सिस्टम को खत्म किया और लोकल सरकारों को बर्खास्त करके प्रीफेक्ट और सब प्रीफेक्ट को अपॉइंट किया। इन सभी लोगों को नेपोलियन के खास लोग अपॉइंट करते थे। इस तरह नेपोलियन ने बहुत बड़े लेवल पर अपने कंट्रोल को स्टैब्लिश करने का काम किया। ऐसे ही अगर इकोनॉमी को देखें तो उसको पटरी पर लाने के लिए साल 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस स्टैब्लिश किया गया। टैक्स वसूलने पर अच्छा खासा जोर दिया गया। घूसखोरी, सट्टेबाजी और ठेकेदारी में जो करप्शन था उस पर स्ट्रिक्ट रोक लगा दी गई। उसने कम खर्ची पर फोकस किया और साथ ही इनकम बढ़ाने के लिए फ्रांस की जनता पर कई इनडायरेक्ट टैक्स लगाए। एजुकेशन पर काम करते हुए नेपोलियन ने एजुकेशन चर्च के कंट्रोल से बाहर निकाला। उसने लिसी स्कूल्स का एक मॉडर्न नेटवर्क खड़ा किया। यही नहीं, साल 1801 में उसने पोप के साथ एक कॉम्प्रोमाइज किया। इससे स्टेट और चर्च के बीच एक डिवीजन हुआ जिसने कैथोलिक्स को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। लेकिन नेपोलियन के कोड का एक डार्क चैप्टर भी है। उसके इस कोड के तहत महिलाओं को पूरी तरह से उनके पतियों के लीगल और सोशल राइट्स के अंडर कर दिया। यानी कि महिलाएं ना तो तलाक ले सकती थी और ना ही अपने पास प्रॉपर्टी रख सकती थी। ऐसे ही 1802 में उसने उन कैरेबियन कॉलोनीज में गुलामी यानी स्लेवरी को दोबारा शुरू कर दिया जहां क्रांति के दौरान स्लेवरी को खत्म किया गया था। यही वजह है कि एंड्रयू रॉबर्ट्स जैसे हिस्टोरियंस उसे प्रबुद्ध तानाशाह कहते हैं जो मध्यकाल का अंधेरा तो मिटा रहा था। वहीं फिलिप ड्वायर मानते हैं कि नेपोलियन ये सब इसलिए कर रहा था ताकि उसको अपने क्रूर और निरंकुश कामों के लिए लीगल वैलिडेशन मिल सके। लेकिन दोस्तों, नेपोलियन की कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती। नेपोलियन असल में एक सम्राट से पहले एक मिलिट्री जनरल था। उसने अपनी इस काबिलियत को सम्राट बनने के बाद और भी बड़े लेवल पर साबित किया। 2 दिसंबर 1805 को ऑस्टरलिट्ज की लड़ाई में उसकी मिलिट्री ब्रिलियंस का पीक देखने को मिला। इस जंग को 3 सम्राटों की जंग कहा जाता है क्योंकि इसमें रूस के जार अलेक्जेंडर और ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस सेकंड की संयुक्त सेनाओं के खिलाफ नेपोलियन अकेला खड़ा था। जिस तरह से नेपोलियन ने लड़ाई लड़ी उसे आज भी दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमीज में मास्टर क्लास की तरह पढ़ाया जाता है। उसने साइकोलॉजिकल जंग लड़ी, जानबूझकर दिखाया कि उसकी सदर्न विंग कमजोर है। इससे दुश्मन को लगा कि वो हार रहा है। ऐसे में जब ऑस्ट्रियाई और रूसी सेनाएं अपनी ऊंचाई वाली पोजीशन छोड़कर नीचे की ओर उतरी तो नेपोलियन ने उसके सेंटर यानी प्रेट्जन हाइट्स पर अचानक बड़ा हमला कर दिया। इन दोनों की सेनाओं को उसने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। इस एक जीत ने सदियों पुराने पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत कर दिया और यूरोप का पॉलिटिकल नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया।
इसके तुरंत बाद साल 1806 में उसने प्रशिया को जेना आयरस्टेड की लड़ाई में बुरी तरह से रौंद दिया और राइन के परिसंघ की स्थापना की, जिसने आगे चलकर जर्मनी के यूनिफिकेशन का रास्ता भी साफ किया। लेकिन जैसे जैसे नेपोलियन का एम्पायर बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका घमंड और उसके दुश्मनों का नंबर भी बढ़ता गया। आगे चलकर उसके अपने दुश्मन एक होते गए और नेपोलियन की एक गलती का वो वेट करने लगे। ये गलती हुई नेपोलियन से जब उसने कॉन्टिनेंटल सिस्टम शुरू किया। कॉन्टिनेंटल सिस्टम का मकसद बहुत साफ था, ब्रिटिश ट्रेड को पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट से बैन करा दिया जाए ताकि ब्रिटेन की इकोनॉमी तबाह हो जाए। फिर 1806 की बर्लिन डिक्री के जरिए उसने इस सिस्टम को कंपलसरी कर दिया, लेकिन यह सिस्टम अपने आप में एक डिजास्टर साबित हुआ नेपोलियन के लिए। ब्रिटेन यूरोप के ट्रेड में अच्छा खासा रोल प्ले करता था। बैन लगने से यूरोप के अपने आम लोगों का डेली लाइफ की चीजें मिलना बंद हो गया और महंगाई छप्पर फाड़ हो गई। नेपोलियन के इस कदम से उसके अपने दोस्त देश भी नाराज हो गए। यह सब चल ही रहा था कि नेपोलियन ने 1808 में स्पेन में घुसकर अपने भाई जोसेफ को वहां का राजा बना दिया। यह स्पेन के लोगों के लिए एक अपमान था और जनता ने एक खूनी और लंबे गोरिल्ला वॉर की शुरुआत कर दी। बाद में नेपोलियन ने खुद एक्सेप्ट किया कि यह स्पेनिश अल्सर था जो उसके डिक्लाइन के लिए जिम्मेदार था। खैर, नेपोलियन की महानता पर सबसे बड़ा ब्रेक तब लगा जब 1812 में उसने रशिया पर अटैक कर दिया। हुआ यह कि रूस के जार ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम की पाबंदियों को मानने से साफ मना कर दिया। इस बात से गुस्सा होकर नेपोलियन ने अपनी 6 लाख से ज्यादा की ग्रैंड आर्मी के साथ रशिया पर अटैक कर दिया। उसे लगा था कि जल्दी ही जंग खत्म हो जाएगी, वो जीत जाएगा, लेकिन रूस के सेनापति कुतुजोव ने उसे अपनी चाल में फंसा लिया। रशियन सेना ने स्कॉच अर्थ पॉलिसी अपनाई, यानी कि यह सेना पीछे हटते हुए अपने ही गांवों और फसलों को जलाती चली गई ताकि फ्रांसीसी सेना को कुछ ना मिल सके। फिर जब नेपोलियन मॉस्को पहुंचा तो वहां कोई सम्राट नहीं था। पूरा शहर आग की लपटों में घिरा हुआ था। कड़ाके की ठंड, भारी रसद की कमी और टाइफस जैसी महामारियों ने उसकी कभी ना हारने वाली सेना को उखाड़ फेंक दिया। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बताते हैं कि 6 लाख की उसकी सेना में सिर्फ 50,000 सैनिक ही किसी तरह से वापस लौट पाए। इस एक हार ने नेपोलियन के अजेय होने का जो इल्यूजन था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसके बाद जो उसके बुरे दिन शुरू हुए तो वो कभी पटरी पर नहीं लौटे। 1813 में लीप्जिग की बैटल ऑफ नेशंस में पूरे यूरोप की संयुक्त सेनाओं ने उसे घेर कर हराया। 1814 में पेरिस की सड़कों पर विदेशी सेनाओं का कब्जा हो गया। मजबूर होकर नेपोलियन ने इस्तीफा दिया और उसे एक छोटे से द्वीप एल्बा पर निर्वासित कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, नेपोलियन एक आर्मी लीडर था, वो फाइटर था। उसे ये बातें मंजूर नहीं थी। फरवरी 1815 में उसने एक प्लान बनाया और एल्बा से भाग निकला। जब उसने फ्रांस की धरती पर कदम रखा तो लुई द 18 ने उसे गिरफ्तार करने के लिए सैनिक भेजे, मगर सैनिकों ने जब अपने पुराने सम्राट को देखा तो उन्होंने अपनी बंदूकें नीचे झुका ली और सम्राट अमर रहे के नारे लगाने लगे। इस तरह नेपोलियन की एक बार फिर से वापसी हुई, लेकिन यह वापसी सिर्फ 100 दिनों के लिए थी। इसीलिए इन 100 दिनों के टाइम को 100 डेज के नाम से जाना जाता है। 1815 में दोबारा सत्ता हासिल करते ही उसका आखिरी और सबसे प्रसिद्ध मुकाबला हुआ। इसका नाम भी आपने सुना होगा। 18 जून 1815 को बेल्जियम के कीचड़ भरे मैदान वाटरलू में ब्रिटिश सेना से उसकी भिड़ंत हुई। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना और ऐन मौके पर पहुंची प्रशियाई जनरल ब्लूचर की सेनाओं ने मिलकर नेपोलियन के सपनों को मिट्टी में मिला दिया। इस बार यूरोप की ताकतों ने कोई रहम न दिखाते हुए नेपोलियन को अटलांटिक ओशन के एक उजाड़ चट्टानी द्वीप सेंट हेलेना भेज दिया। यहाँ नेपोलियन ने अपनी लाइफ के आखिरी 6 साल बिताए। इस दौरान उसने अपनी यादें लिखी, घटनाओं को लिखा और 5 मई 1821 को मिस्टीरियस कंडीशंस में उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उसकी मौत पेट के कैंसर से हुई थी, लेकिन आज भी मॉडर्न फॉरेंसिक टेस्ट में उसके बालों में आर्सेनिक जहर के अंश मिलने की बात की जाती है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आया होगा कि मैंने क्यों कहा था कि नेपोलियन को किसी एक कैटेगरी में रखना इम्पॉसिबल है। उसने यूरोप के पुराने और सड़ चुके सामंती ढांचों को अपनी तोपों से ढहाया और मॉडर्न नेशनलिज्म की वो मसाल जलाई जिससे आगे चलकर जर्मनी और इटली जैसे महान राष्ट्रों का जन्म हुआ। उसने एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन और लीगल सिस्टम को जन्म दिया जो आज भी दुनिया के दर्जनों देशों के लोकतंत्र का इनविजिबल हिस्सा है। लेकिन उसके युद्धों में वो करोड़ों लोगों को बेगुनाह खून, उसकी तानाशाही और उसके द्वारा छीनी गई प्रेस की आज़ादी को इतिहास कभी माफ नहीं कर सकता। जॉर्ज लेफेब्रे जैसे हिस्टोरियंस उसे उभरते हुए मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं का प्रतीक मानते हैं, जबकि उसके आलोचक उसे एक ऐसा अहंकारी और सत्ता का भूखा योद्धा देखते हैं जिसकी महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं थी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि नेपोलियन एक ऐसा मिलिट्री जीनियस
और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटर था जिसकी गलतियां भी उसकी सफलताओं जितनी ही विशाल और ऐतिहासिक थी। तो दोस्तों ये थी कहानी नेपोलियन की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।